हेलो एंड जय हिंद। आज हम बात करेंगे फ्रांस में हो रही G7 समिट के बारे में, जहां इंडिया के मोदी जी हमारे गए हैं और मोदी जी का गाना धुरंधर पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। तो G7 से मोदी जी क्या लेकर आएंगे, इस दोस्ती से क्या निकलेगा, और G7 में जो तीनों धुरंधर हमारे गए हैं वहां से हमें क्या मिलेगा, क्या भारत को लाभ होगा G7 से, ये पूरा इस वीडियो में आप समझो। आज के अखबारों की पूरी हेडलाइंस है कि मोदी जी G7 में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इससे भारत और फ्रांस के जो संबंध हैं और G7 से इंडिया को बहुत अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है। देखो, आप सभी जानते हैं कि इंडिया G7 में लगातार 13वीं बार पार्टिसिपेट कर रहा है, जिसमें से 7 बार पीएम मोदी जो है लगातार पार्टिसिपेट कर चुके हैं। इस बार की G7 की बैठक से भारत को कोशिश है कि एआई के संबंध में, राफेल के संबंध में, दूसरा और बहुत सारे जो ट्रेड के एरियाज हैं उन संबंधों में भारत बहुत सारी चीज़ें अपने पक्ष में कर पाए और बहुत कुछ हमें वहाँ से मिल पाए। सबसे पहले आप ये जानो G7 होता क्या है और G8 क्या है और G20 क्या है, इन तीनों में क्या डिफरेंस है। देखो, G7 एक ग्रुप है, जर्मनी हो गया, यूके, फ्रांस, कनाडा, यूएस, इटली, जापान, ये आपका G7 है। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? और जिसमें से पहले रसिया हेड था तो इसका नाम था G8, लेकिन रसिया अलग हो गया तो इसका नाम हो गया वर्तमान में केवल ये G7 कंट्रीज है। और ये जो कंट्री आप देख रहे हो ना, 12 कंट्री, ये G7 के पार्ट नहीं है। ये G7 में बुलाए जाते हैं, ये पार्टिसिपेट करते हैं G7 की बैठकों में, ये G7 के अंग नहीं है। तो इंडिया जो है वो G7 का हिस्सा नहीं है, भारत G7 का पार्ट नहीं है। भारत को इनवाइट किया जाता है G7 के अंदर। तो ये जो कंट्री आप देख रहे हैं ये G7 कंट्रीज है। रूस था तो उसे G8 कहा करते थे। अब देखो, इसकी पूरी कहानी समझो। भारत कितनी बार G7 की बैठकों में गया है, या यूं कहूं कि G8 की बैठकों में गया है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बार ब्रिटेन में 2003 में हिस्सा लिया था G7 की बैठक में। उसके बाद मनमोहन सिंह जी जो हैं 2005 में, 2006 में, 2007 में, 8 में और 9 में जा चुके हैं। नरेंद्र मोदी जी लगातार 7 बार आप देखेंगे फ्रांस में, ब्रिटेन में, जर्मनी में, जापान में, इटली में, कनाडा में, फ्रांस में लगातार G7 की बैठकों में जा रहे हैं। इसके बाद G7 इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्या है G7? देखो, दुनिया में जो ट्रेड होता है ना, उस ट्रेड का आप देखोगे तो 28.4% जो हिस्सा है ना वो G7 का हिस्सा है। इसका मतलब G7 जो है इसका दुनिया के ट्रेड में बड़ा दबदबा है। आप देखोगे तो G7 जो है इसमें ग्लोबल ट्रेड में इसका दबदबा रहा है। इसके देशों से के कुल निर्यात में इतनी परसेंट की हिस्सेदारी रहती है, आयात में इतनी परसेंट की हिस्सेदारी रहती है। लेकिन आप देखोगे 2000 में G7 की जो वैश्विक जीडीपी में हिस्सेदारी थी वो करीब 40% थी। आज इन देशों का दबदबा जो है वो कम हुआ है, लेकिन फिर भी G7 के देशों का दबदबा पूरी दुनिया में बना हुआ है और एक काफी दमदार देश है जो पूरी दुनिया इनको देखती है। अब आता है G20 और G7 में क्या डिफरेंस है। कई बार आप देखते हो कि सर G20 की बैठक हो रही है या G7 की बैठक हो रही है। तो देखो, G7 तो ये वाले कंट्रीज हो गए और G20 अब इनको मिला लोगे ना, G8 को और इनको मिला लोगे तो इसे G20 कहते हैं। G7 बेसिकली जो होता है ये बात करते हैं व्यापार की, ट्रेड की, ठीक है। लेकिन G20 जो होता है इसमें बहुत सारे मुद्दे होते हैं, बहुत सारे इश्यूज होते हैं, ग्लोबल चीजें होती हैं, उसके ऊपर डिस्कस होता है। तो G20 अलग चीज हो गई और G7 एक छोटी चीज अपने आप में हो जाती है। अब हम बात करते हैं कि जो मोदी जी गए हैं और वहां जो मैक्रोन ने रील डाली है, इसमें मोदी जी धुरंधर स्टाइल में, इस रील में आप देखा होगा कि मोदी जी की रील डली है, इसमें मोदी जी जो है डांस नहीं कर रहे, धुरंधर स्टाइल में एंट्री कर रहे हैं और धुरंधर का इसमें गाना बज रहा है। तो क्या मैक्रोन ये दिखाना चाहते हैं कि देखिए मोदी जी, अगर इसको आप प्ले करोगे कि मोदी जी देखिए धुरंधर जो है, इंडिया के धुरंधर जो है वो इंडिया के धुरंधर जो है वो फ्रांस में आ चुके हैं। अब आप देखो इस कहानी को, तो इससे हमें क्या मिलेगा? क्या हमारी और फ्रांस की दोस्ती जो है बहुत मजबूत होने वाली है? मोदी जी क्या लेने गए वहां से, क्या बेनिफिट होगा? पहली बात तो ये जानो कि जो हमारा और फ्रांस के जो संबंध हैं ये बड़े पुराने संबंध हैं। फ्रांस पहले से ही हमारे कंट्री में फ्रांसीसी आए तब से हमारे साथ उन्होंने व्यापार किया है। कोई आज का इनका हमारा व्यापार नहीं है, ये हमारे साथ पहले से ही व्यापार करते हैं। उसके बाद 1947 में जब भारत आजाद हुआ तब इन्होंने हमें बोला कि भाई इंडिया एक सोवरेन स्टेट बन चुका है, और जो इनका हमारे देश में फ्रांसीसी उपनिवेश था, जो भी चीजें थी, इन्होंने बोला कि हम इसको कर लेंगे बाइंड अप जो भी होगा। और 1962 में आप देखोगे कि वो सब इंडिया का हिस्सा बन गया। 1990
1998 में 1998 से आप देखेंगे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप शुरुआत हुई हमारी और फ्रांस की, और दोनों कंट्री जो है एक दूसरे के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में एंट्री कर चुके हैं। व्यापार के क्षेत्र में, डिफेंस के क्षेत्र में, हर सेक्शंस में आप देखोगे तो इंडिया जो है ना वो फ्रांस के साथ काम कर रहा है। इंडिया फ्रांस एडप्ट इनोवेशन रोड मैप 2030 भी तैयार किया गया, जिसके अंदर बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारी चीजें हैं। अब आप देखो, मोदी ने साफ बोला है कि भैया हम जो मीटिंग कर रहे हैं नीस शहर में, इसमें डिफेंस के क्षेत्र में, स्पेस के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, सिक्योरिटी के क्षेत्र में, इनोवेशन के क्षेत्र में, एआई के क्षेत्र में, इन सारे क्षेत्रों में फ्रांस के साथ भारत की बातचीत होगी और व्यापार की भी बातचीत इसके अंदर होगी। क्या क्या चीजें हैं? डिफेंस पे हम बात कर रहे हैं, एरोस्पेस पे बात कर रहे हैं, मशीनरियों पे बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट पे बात कर रहे हैं, प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, मेडिकल के क्षेत्र में उन पे काम कर रहे हैं, फार्मा की चीज होगी उन पे काम कर रहे हैं। इन सारी क्षेत्रों में हम और फ्रांस जो है ये आपस में मिलकर डिस्कस कर रहे हैं और इन क्षेत्रों में हम काम कर रहे हैं। अब आप देखो, अखबारों ने बहुत सारी चीज़ें भरी हुई हैं कि राफेल की डील होगी, मैक्रोन में बहुत सारी चीज़ें बनेंगी, इंडिया और फ्रांस के संबंध मजबूत होंगे, बहुत कुछ होगा। पहले हम बात कर लेते हैं कि भारत और फ्रांस के व्यापारिक आयाम क्या हैं। इनको एक बार आप देख लो। भारत और फ्रांस के व्यापारिक आयाम को देखोगे तो इसके साथ हमारा जो बायलैटरल ट्रेड है वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा, यूएस बिलियन डॉलर्स में है ये ट्रेड। आप देख रहे हैं कि अच्छा खासा, 18 में पहले कम था, फिर हमने 19 में बढ़ाया, 20 में और बढ़ा, 21 में और बढ़ा, 4.24 बिलियन यूएस डॉलर ये आप देख रहे हैं इस समय आपको देखने को मिल रहा है। इंडिया और फ्रांस के बीच में अगर आप देखोगे तो हम करीब 7.7 बिलियन, ठीक है, यूएस डॉलर हम क्या करते हैं, इन फ्रांस को एक्सपोर्ट करते हैं, और फ्रांस से हम इंपोर्ट जो है ज़्यादा कर रहे हैं। 9.3 बिलियन इंपोर्ट हम फ्रांस से कर रहे हैं। ये आपको यहाँ से देखने को मिल रहा होगा। ये पूरा का पूरा मैप आपको यहाँ से देखने के लिए मिल जाता है। अगर यहाँ भी आप देखो, यहाँ देख लो, यहाँ आप देखोगे तो यहाँ आपकी समझ में और अच्छे से आ जाएगा। ये देखो, इंपोर्ट फ्रॉम फ्रांस, ये फ्रांस से हमारा इंपोर्ट इतना इतना है, और एक्सपोर्ट टू फ्रांस ये हमारा फ्रांस को जो है एक्सपोर्ट जो है वो इतना आपको यहाँ पे देखने को नजर आ रहा होगा। अब हम बात करते हैं कि फ्रांस से एफडीआई भी हमारे कंट्री में आता है। एफडीआई जो आता है हमारे कंट्री में वो देखोगे तो थोड़ा सा कम हुआ 2021 में। उसके बाद एफडीआई का मैप आपको ऐसे दिखाई दे रहा है, ऐसे करके हमारा एफडीआई इन्वेस्टमेंट भी मतलब फ्रांस से हमें मिल रहा है। तो उसको इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, इतना आप देख रहे हो फ्रांस के साथ। अब हमारा और फ्रांस में कई क्षेत्रों में काम हम कर रहे हैं। हम और फ्रांस जो स्ट्रेटेजिक एलिमेंट पे काम कर रहे हैं कि भाई दोनों देशों का पहले से इस बात पे सपोर्ट रहा है कि जो यूएस की डोमिनेंसी ना पैदा हो, यूएस डोमिनेंटी ना पैदा हो। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या देखोगे, जब भी बाद से यूएनओ में हो गया या कहीं भी हो गया कि यूएस जो है वो डोमिनेंसी ना करे, इस पर हम दोनों स्ट्रेटेजिक रूप से अलाइंड रहे हैं। दूसरा, इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप को लेकर भी हमेशा फ्रांस ये कहता है कि चाइना जो है वो इंडो पैसिफिक रीजन में दबदबा ना बनाए, और इंडो पैसिफिक जो रीजन है वो सही रहे, शांत रहे और सभी देशों के लिए खुला रहे। वहाँ फ्रांस के अपने हित हैं, फ्रांस की कॉलोनी है, फ्रांस के अपने हित हैं। फ्रांस ये चाहता है कि उस एरिया में किसी की दादागिरी ना बने, और वहां से जो ट्रेड होता है मलक्का स्ट्रेट से, उसमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। सपोर्ट फॉर इंडियन इंटरेस्ट में भी पहले से इसने किया है। फ्रांस इस बात का सपोर्ट करता है कि यूएनओ में इंडिया को परमानेंट सीट मिलनी चाहिए सिक्योरिटी काउंसिल में। फ्रांस ने इसका हमेशा सपोर्ट किया है। इसके अलावा डिफेंस के क्षेत्र में भी आप देखेंगे तो राफेल हो गया, या इन सारी क्षेत्रों में, एक्सपोर्ट के क्षेत्र में, स्कॉर्पियन सबमरीन के क्षेत्र में फ्रांस जो है और हमारा जो है बातचीत चलती रहती है, और हमारे साथ उसकी बड़ी अच्छी क्षेत्रों में पार्टनरशिप है। अब बात आती है सर, अब हम और ये बहुत सारी चीजें मैंने बता रखी हैं, आप देख लोगे। दूसरा आता है कि जो यूरोपियन यूनियन है ना, यूरोपियन यूनियन के साथ भी भारत का एग्रीमेंट हुआ है, आप जानते हैं, मदर ऑफ ऑल ट्रेड जिसे कहते हैं। अब यूरोपियन यूनियन में ही फ्रांस का अपना दबदबा है, क्योंकि फ्रांस कोई कमजोर कंट्री नहीं है। यूरोपियन यूनियन में आप देखेंगे तो ईयू के अंदर भी फ्रांस का अपना एक पूरा दबदबा है। उसकी पूरा जो एक्सपोर्ट टू इंडिया होता है यूरोपियन यूनियन कंट्री से, फ्रांस देखोगे उसमें 8% की भागीदारी फ्रांस की आपको देखने को मिल रही है। तो फ्रांस यूरोपियन यूनियन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, उसके साथ हमारी डील हो रखी है, और फ्रांस भारत के साथ वैसे भी इंपॉर्टेंट है। दोनों ही सेक्शंस में आप देखेंगे तो हमारा फ्रांस का जो संबंध है वो कई मामलों में महत्वपूर्ण हो जाता है। यूरोपियन यूनियन के अंदर फ्रांस की दबदबे अपना है, आप देखो इतने परसेंट उसकी पॉपुलेशन है, जीडीपी में इतना परसेंट भागीदारी देता है वो। तो फ्रांस की काफ़ी अच्छी मजबूत सिचुएशन है। यूरोपियन यूनियन में 15.1% टोटल यू की जो है जीडीपी में पार्टिसिपेट करता है, वो 15.1% टोटल उसकी पॉपुलेशन है। एरिया उसके पास 17.2% है। तो फ्रांस जो है ना वो काफ़ी दमदार है ईयू के बीच में भी।
अब पॉइंट आता है कि सर ये बताओ हमें मेन चीज क्या मिलने वाली है। तो सबसे जो मेन मुद्दा है ना भारत और फ्रांस की डील का, वो है कि भारत को फ्रांस से जो राफेल वाली बात है, इंडिया जो है फ्रांस से वो राफेल खरीदेगा, जिसमें से 114 विमान भारत खरीदेगा फ्रांस से, जिसमें से 94 राफेल फाइटर विमान इंडिया के अंदर बनेंगे। ये बहुत बड़ी बात है, यानी 114 हम खरीदेंगे जिसमें से 94 इंडिया के अंदर बनेंगे, भारत में इनका निर्माण किया जाएगा, स्वदेशी सामग्री का इस्तेमाल किया जाएगा। ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि राफेल फाइटर हमारे देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है और इस फाइटर जेट की हमें बहुत आवश्यकता है। देखो किसी भी कंट्री में ना जो फाइटर जेट की स्क्वाड्रंस होती हैं उनका एक बड़ा यूज़ होता है, क्योंकि ये हमें रेडी रखती हैं कि हम किसी भी समय किसी भी लेवल पर जाकर अपने कंट्री को डिफेंड कर सकें। हमारे कंट्री में आप देखेंगे तो जो करंट स्ट्रेंथ है ना, जो करंट स्ट्रेंथ है फाइटर स्क्वाड्रन की, वो 31 है, 31 है फाइटर स्क्वाड्रन हमारी कंट्री में। उनमें से भी 2030 तक 29 से 31 रह जाएंगे और कम हो जाएंगे एक दो हटने के बाद। हम ये चाहते हैं कि अगर हमारी डील फ्रांस के साथ ये हो रही है और ये सारे राफेल जब इंडिया में आ जाएंगे तो हमारे पास जो स्क्वाड्रन होंगी फाइटर की वो करीब 35 से 36 हो जाएंगी, जो कि हमारे देश के लिए आवश्यक है, हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर इतनी कम रहेंगी तो हमारे लिए बहुत खतरे की बात है। आप देखो हमारे कंट्री में जो कॉम्बैट स्क्वाड्रंस रही है इंडिया के अंदर, वो ऐसे करके देखो, पहले देखोगे तो 41 तक 1996 में 41 तक स्क्वाड्रन थी हमारी कंट्री में, फिर कम होती गई कम होती गई कम होती गई, जो कि हमारे लिए बहुत जरूरी है कि अगर 114 हमें मिलेंगे तो 35 से 36 स्क्वाड्रन की स्ट्रेंथ हमारे कंट्री में हो जाएगी, जिससे क्या होगा कि हमारे देश की सिक्योरिटी जो है वो किसी भी लेवल पे कहीं पर भी कंप्रोमाइज नहीं होगी। तो ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। अगर दूसरी चीज मोदी जी ने ये भी कहा कि सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन भी हम कर रहे हैं, उस क्षेत्र में फ्रांस के साथ हम काम कर रहे हैं, अगर ये होगा तो इससे भारत को बड़ा बेनिफिट मिलेगा। इसके बाद आप देखो मोदी जी ने बहुत सारी बातें बताई हैं कि हम बहुत सारी इंडिया फ्रांस इनोवेशन पे बात करेंगे, रोडो पे बात करेंगे, एआई पे वर्क करेंगे, ठीक है, हम नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोलेंगे, इस पे काम करेंगे, ठीक है, हम बहुत सारी चीज़ों पे काम करेंगे। तो ये डील होने वाली है पीएम ऑफिशियल विजिट जो होगी, इसके अंदर जो आउटकम होंगे तो इसके अंदर कई सारे आउटकम है। पहला आउटकम है इसका हो गया कि भाई हम एआई वगैरह पे काम कर रहे हैं। टोटल जो देखेंगे इस डील के करीब 13 आउटकम है, यानी 13 आउटकम्स निकलेंगे इस पूरी की पूरी डील के। ये 13 के 13 आउटकम्स बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें आप एक तरफ से देखते जाओगे तो बहुत कुछ है। इस 13 के 13 आउटकम्स को मोदी जी वहां से लेकर आएंगे। 13 आउटकम्स डील के अंदर निकलने वाले हैं। अगर इससे ये भी पता चलता है कि देखो इंडिया ने अगर ये डील कर ली और सारी चीजें कर ली तो भारत ग्लोबल लेवल पे अपने आप को कितना मजबूत कर रहा है। हमारा देश अपने आप को मजबूत कर रहा है। भारत पूरी दुनिया को ये बता रहा है कि जिस मैक्रोन को मजाक उड़ाता था ट्रंप, हमने ट्रंप के साथ अपने संबंध अलग स्थापित किए और भारत ने यह भी बता दिया कि देखो फ्रांस आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम किसी देश के साथ अपने जो संबंध है उन्हें अच्छा बनाएंगे। भारत किसी भी कंट्री के दबाव में नहीं है, हम अपनी सोवरेनिटी को किसी के साथ कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। हमारा देश पूर्ण रूप से सोवरेन है और हम ग्लोबल ऑर्डर में एक महत्वपूर्ण रोल रखते हैं और हमारा देश दुनिया में एक ऐसी शक्ति है दुनिया को दिखा पाए कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं और ग्लोबल लेवल पे हमारे देश को मजबूती मिल रही है। तो दोस्तों इस वीडियो पे आप कमेंट करो कि भारत को वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ने के लिए जो काम हो रहे हैं हमारे देश में वो और मजबूती से होनी चाहिए। हर देश में समस्या आंतरिक लेवल पे होती है, उनमें सुधार हो रहा है देश के अंदर, और देश में क्या हो सकता है एक बार आप कमेंट करके बताओ। बहुत सारी समस्याएं देश के अंदर रहती हैं, अगली वीडियो किस पर लानी चाहिए हमें एक बार कमेंट करके बताइए। जय हिंद दोस्तों।